Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 2 of our chapter National Income and its related aggregates। और आज हम करने वाले हैं कि जो सिटीजनशिप होती है और जो रेजिडेंटशिप होती है उसमें एक डिफरेंस होता है। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं और जो लास्ट वाला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उसमें हमने नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी के मीनिंग को क्लियर किया था। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में। तो अगर हम नॉर्मली एक बात करें कि जो सिटीजनशिप होती है, नागरिकता होती है, एक पर्सन को कैसे मिलती है, तो ये जो ये सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट है, ये एक लीगल कंसेप्ट है और ये किससे रिलेटेड है? पर्सन के प्लेस ऑफ बर्थ से। कि ये हम बोल सकते हैं कि हाँ, पर्सन का जिस प्लेस पे बर्थ हो रहा है तो उसी कंट्री की क्या मिल जाती है? सिटीजनशिप मिल जाती है। जबकि जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं कंट्री के, वो क्या होते हैं कि वो एक कंट्री में ऑर्डिनरीली रिसाइड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए रहते हैं। और साथ ही साथ पर्सन का, इंडिविजुअल्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाई करता है, तो उसे हम बोल देते हैं रेजिडेंटशिप, नॉर्मल रेजिडेंट एक कंट्री के। तो अब हम और कैसे डिफरेंस कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। अब जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा अब इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो कैसे अराइज करती है, तो वो अराइज करने के टू वेज हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, जैसे ही व्हेन अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में बर्थ हुआ और फिर क्या होगा, ही एक्वायर्स, ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। इंडिया में बर्थ होता है और ऑटोमेटिकली जिस पर्सन का इंडिया में बर्थ हो रहा है उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर वही और क्या तरीका हो सकता है सिटीजनशिप लेने का? पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, पर्सन का जो बर्थ है इंडिया से बाहर हुआ, किसी दूसरी कंट्री से पर्सन बिलोंग करता है, बट सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल भी जाएगी अगर इंडियन जो लॉ है उसे परमिशन प्रोवाइड करे, तो ये पॉसिबल हो जाता है। तो सिटीजनशिप तो क्या है, एक लीगल कॉन्सेप्ट हो गया। जबकि रेजिडेंटशिप की बात की जाए तो ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है और इकोनॉमिक कंसेप्ट मीन्स कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है, बेसिक एक्टिविटीज से रिलेट करता है। और क्या होता है रेजिडेंटशिप में कि एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट होगा एक कंट्री का, कब? इफ ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन दी कंट्री, उसी कंट्री में सामान्यतः वो रहता हो और फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए। एक तो ये कंडीशन हमने देखी थी और दूसरी कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करेगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द सेंस जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो कंजप्शन, प्रोडक्शन और जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, सेविंग वगैरह ये सब चीजें हो रही हैं वो उसी कंट्री में होंगी। तो हम उस पर्सन को बोलेंगे कि हाँ, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का जो है नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अब यहाँ से एक पॉइंट हमें और क्लियर करना होगा कि जैसे अब ये भी चीजें पॉसिबल हैं कि एक पर्सन एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है तो दूसरी कंट्री का वो सिटीजन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए सोनिया गांधी की बात करें तो वो नॉर्मल रेजिडेंट अब कहाँ की हैं? इंडिया की। और नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की है क्योंकि वो इंडिया में एक साल से ज्यादा के लिए भी रह ली और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में है, इंडिया में। बट वो सिटीजन कहाँ की है? वो सिटीजन है इटली की। सिटीजनशिप उनके पास कहाँ की है? इटली की। तो क्या समझ आ रहा है कि एक टाइम पे एक पर्सन एक कंट्री का अगर नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो दूसरी कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है। सिटीजनशिप और जो नॉर्मल रेजिडेंट है ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक चाइनीज है और वो इंडिया में आता है, इंडिया में रिसाइड करता है, एक साल से ज्यादा के लिए रह जाता है। अब चाइनीज जो है इंडिया का क्या हो गया? नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। चाइनीज आया इंडिया में, एक साल से ज्यादा रहा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो गया, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। बट वो इंडिया का सिटीजन नहीं है क्योंकि उसे इंडियन गवर्नमेंट से अभी सिटीजनशिप नहीं मिली। सिटीजन वो अपनी कंट्री का है और उसकी कंट्री क्या है? चाइना। तो ये चीज हो जाती है कि जो रेजिडेंटशिप है और सिटीजनशिप है वो एक टाइम पे अलग अलग कंट्री से हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हम लोगों की बात करें,
तो हमारा क्या सिस्टम है कि हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ही हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ हम इंडिया के सिटीजन भी हैं, क्योंकि जो बर्थ है इंडिया में हुआ तो सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। तो ये चीज है, ये पॉइंट है। तो ये टर्म्स है सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप, इनमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। और अगर ये पॉइंट क्लियर होगा तो हम आगे अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, आगे नेशनल इनकम के मीनिंग को क्लियर कर पाएंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब हम करने वाले हैं नफिया। अब हम करेंगे नफिया। नफिया देख लेते हैं क्या होती है। नफिया का क्या मतलब है? नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। हम बोल सकते हैं नफिया इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इसको समझ लेते हैं, क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे ये बनती है। तो देखिए, नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नफिया जो है इसका फॉर्मूला क्या बनता है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें एक टर्म आ रही है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूसर को सर्विस देते हैं और बदले में जो इनकम अर्न करते हैं वो फैक्टर इनकम है। सर्विसेज के बदले में जो कमाई हो रही है, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है? फैक्टर इनकम। ठीक है, जैसे लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस और कैपिटल पे इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप है तो उससे प्रॉफिट मिलेगा, तो वो क्या है? फैक्टर इनकम हो जाता है। तो अब क्या कंसेप्ट चलता है ना कि नफिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें क्या हो रहा है कि फैक्टर इनकम रिसीव हुई अब्रॉड से, किसको मिलेगी? जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनको रिसीव होगी। ऐसे ही जब फैक्टर इनकम विदेशों से फैक्टर इनकम मिल रही है वहां पे फिर हम पेमेंट भी करेंगे। तो जब पेमेंट करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये किसको पे कर रहे हैं? नॉन रेजिडेंट को, जो कि इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, इंडिया के गैर निवासी है। तो उसी का डिफरेंस है नफिया। और नफिया कैसे बनती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो देख लेते हैं। फॉर्मूला तो इसका ये है, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें नफिया हमें ऐसे कैलकुलेट करनी होगी। फिर इसके बाद मेन जो कंपोनेंट है नफिया के नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के, वो क्या क्या रहेंगे? फर्स्टली नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एक तो ये नेट है, नेट का मतलब होता है डिफरेंस। नेट का मतलब ही क्या है? डिफरेंस लेना। किस चीज का डिफरेंस लेंगे कि कितना हमें कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स कि जो सैलरी है, वेजेस है, बोनस है, वो चीजें क्या होते हैं? एम्प्लॉयज का कंपनसेशन। एम्प्लॉयज सर्विस देते हैं एम्प्लॉयर को, मालिक को, तो बदले में उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? सैलरी, वेजेस हो गया या फिर जो है बोनस हो गया। तो इस तरीके से ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात हो रही है। तो ये जो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे कैसे बनेगा? इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल रेजिडेंट जो है हमारी कंट्री के, उनको जो अब्रॉड से सैलरी एंड वेजेस मिलेगा, रिसीव होगा। ऐसे ही इन द सेम वे जो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, जो नॉन रेजिडेंट है, उनको जो है सैलरी एंड वेजेस अगर पे की जाए तो उसी के बीच का डिफरेंस है, उसी के बीच का डिफरेंस रहेगा, उसी को बोलेंगे नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कहने का मतलब क्या है कि अगर इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो टेम्परेरीली बेसिस पे अब्रॉड में, विदेशों में जाकर जॉब कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है, तो वहां से उनको सैलरी और वेजेस मिलेगी। तो वो हमारा क्या है कि हाँ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुई इन द टर्म्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर ऐसे ही अब जैसे कि नॉन रेजिडेंट, गैर निवासी, कोई जैपनीज आया इंडिया में आकर टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा है, इंडिया की कंपनी में आके काम कर रहा है, तो वहां पे उसको फिर हम क्या देंगे? सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, देना पड़ेगा। तो उसी के बीच का डिफरेंस है कि कितना हमें फॉरेन से कितना सैलरी वेजेस मिला और कितना हम फॉरेन को दे रहे हैं, तो वो है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, मेनली बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा, कितना फैक्टर इनकम फॉरेन कंट्री से मिलता है और कितना हम पे करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो आ जाता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी पर कौन सी इनकम होगी? रेंट,
एंटरप्रेन्योरशिप पे एंटरप्रेन्योर की एक्सपेक्टेशन क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी क्या नेट है ना, इट मीन्स की डिफरेंस कि फॉरेन कंट्री से कितना रेंट मिला और हमने फॉरेन कंट्रीज में विदेशों को कितना रेंट या कितना प्रॉफिट दिया, उसके बीच का डिफरेंस होगा। इसी को हम बोल देंगे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर इसके बाद नेट रिटेन अर्निंग्स। ये रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, इसका मतलब है पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट एज रिजर्व। प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, विच इज रिजर्व्ड, जिसे बचाया गया है, बचा के रखा गया है, उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स। अब रिटेन अर्निंग्स का नेट का मीनिंग क्या है, ये कैसे देखेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर इंडिया में जो है विदेशों की कोई कंपनी है, कोई फॉरेन जो है, मतलब जैसे जो फॉरेन कंट्री है उसकी एक कंपनी है, तो वो जो फॉरेन, जैसे कि सपोज अमेरिका की कंपनी है इंडिया में, तो वो यहाँ की क्या हो गई, नॉन रेजिडेंट हो गई। जैसे अमेरिकन कंपनी है इंडिया में, तो इंडिया के लिए क्या हो गई, नॉन रेजिडेंट हो गई, तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो अपनी कंट्री में लेकर जाएगी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इन द सेम वे अब इंडिया है, इंडिया की कंपनी बाहर जापान में है, तो वो कंपनी है किसकी, इंडिया की, तो जापान में जाकर काम कर रहे हैं। इंडिया की जो ये कंपनी है, जो कि इंडियन कंपनी है, जापान में जाके काम करी है, तो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की है, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की है। क्यों, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही है ना, जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा यहीं पे हमने लाना है। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है कि हाँ, जो अब इंडियन कंपनी है जापान में वर्किंग है, तो जो उसे वहां पे जापान में जो प्रॉफिट होगा, इंडियन कंपनी को जो जापान में प्रॉफिट होगा वो यहीं पे तो लेकर आएगी। तो वही चीज है, जो नेट रिटेन अर्निंग्स है वो क्या है कि हमें फॉरेन कंट्रीज से कितना प्रॉफिट रिसीव हो रहा है और हम कितना जो है फॉरेन कंट्रीज को पे कर रहे हैं, उसी के बीच का डिफरेंस है। उसी को हम बोल देते हैं नेट रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो ये क्या है, नेट रिटेन अर्निंग क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जिसे हम रिजर्व की तरह रखते हैं। इसको हम जैसे नेट रिटेन अर्निंग को अगर आपको समझना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे सपोज एग्जांपल के लिए, अब यहाँ पर सपोज ये जापान है और जापान में इंडियन कंपनी है, तो ये जो इंडियन कंपनी है जापान में काम कर रही है, लेकिन जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कहाँ की है, इंडिया की। तो जापान में काम कर रही है, वहां से इसको प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट कहाँ लेकर आएगी, इंडियन कंपनी प्रॉफिट को कहाँ लेकर आएगी, जो इसने रिजर्व करके रखा है, जो रिटेन अर्निंग है, जो इसने प्रॉफिट रिजर्व करा है, वो कहाँ लेकर आने वाली है, इंडिया में। तो हम बोल सकते हैं ना, हमें फॉरेन कंट्री से क्या हुई, फैक्टर इनकम मिल रही है। ठीक है, रिटेन अर्निंग। इन द सेम वे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि अब सपोज इंडिया है और इंडिया में एक जापान की कंपनी है, ठीक है, जापानी कंपनी है, इसको जो प्रॉफिट हुआ तो इसने रिजर्व करा, तो ये कहाँ लेकर जाएगी, अपनी कंट्री में लेके जाएगी, जापान में। तो ये क्या है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, कि हमने विदेशों को पेमेंट करी। तो ऑल ओवर हमें समझना क्या है कि जो नफिया है, नफिया कैसे बनती है, नफिया में जो हम फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी फैक्टर इनकम आ रही है, सैलरी वेजेस आ रही है, रेंट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, रिटेन अर्निंग्स आ रही है, इस तरीके से ये बनती है। इसका बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे भी वही है कि फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बस हम क्या करें, इसे ओपन करके देख रहे हैं। इसका जो एक कंक्लूजन है ऑल ओवर नफिया का जो फॉर्मूला है वो ये बनता है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फिर अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल से हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी ब्रांच है इंग्लैंड में, तो वहां से प्रॉफिट हुआ। क्योंकि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच इंग्लैंड में है, तो वहां से जो प्रॉफिट हुआ वो इंडिया में ही आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफिया का पार्ट होगा ये। फिर ऐसे ही रेंट पेड बाय फॉरेन एम्बेसी है इंडिया में, विदेशी एम्बेसी, मैंने एम्बेसी का आपको मीनिंग बताया था, ये ऑफिसेस होते हैं और ये ऑफिसेस सेटअप किए जाते हैं किस लिए, ताकि जो एम्बेसीज हैं अपनी जो कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं, सिटीजन है, उनकी हेल्प कर सके। जैसे अब इंडिया में जापान की एम्बेसी हो सकती है, ठीक है, और कोई जापानी इंडिया में आया, उसे कोई दिक्कत हो रही है, तो इंडिया में तो किसी को नहीं जानता, तो वो जापानी
एम्बेसी में जाएगा, तो इस तरीके से चलेगा। तो अगर यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ रहा है कि अगर कोई हमारे यहाँ पर विदेशी एम्बेसी है इंडिया में, तो क्या होगा, जो भी जैसे कि जापान की एम्बेसी है इंडिया में, तो उसने क्या करा होगा, इंडिया की बिल्डिंग को लिया होगा। बिल्डिंग चाहिए एक ऑफिस बनाने के लिए, बिल्डिंग ली है अगर जापानीज ने, विदेशी जो है मतलब यहाँ पर विदेशी एम्बेसी है, तो फिर क्या होगा कि जो इंडिया है उससे फॉरेन कंट्री से क्या मिलने वाला है, रेंट मिलेगा। ये हम बोल सकते हैं ना कि हाँ, रेंट फॉरेन एम्बेसी ने दिया, विदेशी जो है एम्बेसी ने दिया इंडिया को, तो इंडिया के लिए तो इनकम हो गई ना, विदेशों से मिली, तो क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड हो गया। फिर ऐसे ही प्रॉफिट अर्न बाय रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट कंपनी इंडिया की कंपनी है, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की है, लेकिन कहाँ पे काम कर रही है, सिंगापुर में। तो एक बात हमें समझनी है कि ये जो इंडिया की कंपनी है, ये सिंगापुर में अगर 1 साल से ज्यादा के लिए भी काम कर रही है, फिर भी जो है ये इंडियन कंपनी, ये सिंगापुर की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगी, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही है ना, मेन जो बेसिक एक्टिविटीज है वो इंडिया में है, इसलिए ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की होगी, इंडिया की। तो वही बात आ गई कि अगर जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इंडियन कंपनी को, काम कहाँ कर रही है, सिंगापुर में, तो फिर उसे सिंगापुर से जो है प्रॉफिट मिलेगा, तो आएगा कहाँ, इंडिया में। ये भी किसका पार्ट है, नफिया का। तो एक चीज ध्यान रखना है कंपनीज के केस में कि अगर कोई जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला गया, हाँ इंडिया की कंपनी है और वो काम कर रही है, यूएसए में वर्किंग है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कंपनी कहाँ की मानी जाएगी, इंडिया की ही मानी जाएगी। काम यूएसए में करे, लेकिन जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो बेसिक एक्टिविटीज है, वो तो इंडिया से रिलेटेड है। जो भी प्रॉफिट होगा बाहर विदेशों में जो कंपनीज हैं, जो यूएसए में कंपनी है, वो इंडिया में ही आएगा, उसी का पार्ट मानी जाएगी। तो ऑल ओवर अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नफिया है, नफिया क्या है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और फैक्टर इनकम में क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसमें आ जाता है वेजेस एंड सैलरीज, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब चीजें इंक्लूड हो रही हैं। और मैंने आपको फैक्टर इनकम का भी जो है मीनिंग बताया। फैक्टर इनकम क्या होती है, सर्विसेज दो और सर्विसेज के बदले में जो अर्निंग हो रही है वो फैक्टर इनकम है। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर नफिया का कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और अगर आपको डाउट आ रहा है वो तो आप पूछ ही लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो इसका अब जो पोर्शन है रिमेनिंग, वो हम करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में।